इल्तिजा मुफ्ती की क़यादत में रेलवे प्रोजेक्ट के खिलाफ बड़ा एहतजाज। बुलरामा में सैफीपुरा लेवर पहलगाम के लोग शामिल। एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर की ज़मीन से नहीं गुजरेगी ट्रेन। मुजाहिरीन का कहना है डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, ना छीना जाए रोजगार और ज़मीन। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि BOP की पहल। कटरा मेडिकल कॉलेज में 50 तलबा की काउंसलिंग होगी। 24 जनवरी को BOP दफ्तर में काउंसलिंग। कॉलेज ने सभी को दिया नोटिफिकेशन। और यम जमहूरिया से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। श्रीनगर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। शहर भर में तेज चेकिंग और तलाशी ऑपरेशन। गाड़ियों की जांच, बैग्स और पर्सनल ब्रिस्किंग। पुरअमन तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट मोड में। आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। डोडा के खानी टॉप पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। 600 फीट गहरी खाई में फौज की आर्मी की गाड़ी गिरी है। खानी टॉप आर्मी की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। हादसे में 10 जवानों की शहादत हुई है। जी हां, 10 जवानों की शहादत, 10 दीगर जख्मी भी हैं। आर्मी और इंतजामिया ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। LG मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती, CM उमर अब्दुल्ला, सभी लीडरों ने अफसोस का इजहार किया है। डोडा के पास खानी इलाका टॉप हिल्स एरिया में से आता है। इसी टॉप हिल एरिया में यानी कि खानी टॉप इलाके में आर्मी की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। और तस्वीरों के जरिए जो खबरें निकल करके सामने आती है, ये करीब 600 फीट से ज्यादा गहरा खाई थी और इस गहरी खाई में पूरी आर्मी की गाड़ी बटालियन के साथ इसमें गिरी है। दर्दनाक हादसा। आर्मी के जवानों की मौत 10 हो चुकी है और 10 के 10 शहीद हो चुके हैं, 10 के 10 जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि इस जख्मी जवानों को SGS भद्रवा में ऑब्जर्वेशन में रख दिया गया है, जबकि 3 शहीद, 3 जख्मियों की 3 जो जवान शदीद जख्मी हैं उनको दूसरी जगह मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर में रेफर किया गया है। हादसे के बाद आर्मी इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। राहत बचाव का काम चल रहा है। इस हादसे में LG मनोज सिन्हा ने अफसोस का इजहार किया है और इस हादसे पर बाकी लीडरान जैसे कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सभी के रद्दअमल सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त खानी टॉप इलाके से। डोडा भद्रवा का ये इलाका जो काफी हिली एरिया है, काफी ऊंचाई पर वाक़ है। यहाँ पे 10 जवान शहीद हुए हैं, 10 दीगर जख्मी हैं। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी को आर्मी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बाकी जो जख्मी हैं उनको नजदीकी अस्पताल में डाला गया है। डोडा के खानी टॉप एरिया जहां पे 10 जवानों की शहादत, सड़क हादसे में 10 जवानों की शहादत। लेकिन सवाल बरकरार कि क्या ये कोई है साजिश या फिर किसी तरीके से कोशिश की गई कि जवानों को इन एरिया में जानबूझ करके डाला जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाए जिसकी वजह से आर्मी की गाड़ी हादसे का शिकार हो जाए। क्योंकि इससे पहले लगातार कई सारे एरिया में सर्च ऑपरेशन कार्डन ऑफ चला और उन एरिया में दहशतगर्दों को खदेड़ कर मारा गया और उसके बाद आज अचानक एक हादसे की खबर। हालांकि शुरुआती जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 10 जवानों की शहादत हुई है। ये सड़क हादसा बताया जा रहा है। अभी तक जो इत्तला निकल करके सामने आ रही है कि 600 फीट से ज्यादा गहरी खाई थी जहां पे आर्मी की गाड़ी वहां पे जा गिरी और उसके बाद उसमें मौजूद जवानों की शहादत हुई है। लेकिन 10 दीगर जवान जख्मी भी हैं और उन जख्मी जवानों को दीगर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। उनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल 600 फीट गहरी खाई, ये वो तस्वीरें जो निकल करके पहली फुर्सत में जो तस्वीरें सामने आई वो ये तस्वीरें हैं जहां पे आप देख पा रहे हैं कितनी गहरी खाई है और अगर यहां से कोई गाड़ी गिरती है तो किस तरीके से हलाकतें या फिर जख्मियों की तादाद किस कदर बढ़ सकती है।
तो फौज की गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार हुई है। 10 जवानों की शहादत की खबर, 10 दीगर जख्मी हैं। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इनको कई नज़रिए से देखा जा रहा है। हालांकि शुरुआती अभी जांच होनी बाकी है और ये आउटपुट निकल करके आना या स्टेटमेंट आना बाकी है। लेकिन इस हादसे की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे जम्मू कश्मीर में खलबली मच गई, क्योंकि आर्मी के जवान लोगों की मदद करने और अपने एरियाज की, हिंदुस्तानी बॉर्डर की निगरानी करने और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा से लगे रहते हैं। इस हादसे से हमें यह भी पता चलता है कि आखिर जम्मू कश्मीर ही नहीं, मुल्क के दीगर हिस्सों में, सरहदी इलाकों में आखिर किस हद तक खतरनाक एरियाज में फौज के जवान अपनी जान जोखिम में डाल करके मुल्क की हिफाजत करते हैं। एक बड़ा हादसा है, 10 जवानों की शहादत हुई है, 10 दीगर जख्मी हैं। न जाने उनकी हालत कैसी हो। 3 की हालत शदीद नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल मिलिट्री के हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। लीड्रान का रद्द अमल सामने आ रहा है। तो फिलहाल आज खास तौर पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हादसे के पीछे क्या वजूहात हैं, किस तरीके से इन्हें रोका जा सकता है, और इस बात से साफ तौर पे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भयंकर ये हादसा हो सकता है। क्योंकि सरहदों की हिफाजत में कितने खतरनाक मोड़, कितने खतरनाक रास्ते, आंधी तूफान, बरसात और किस हद तक अपनी जान में जोखिम में डालते हैं हमारी मुल्क के ये जवान बहादुर सिपाही। रिटायर्ड कर्नल SS पठानिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस्तकबाल हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लेकिन एक सीधा सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर शानदेंदु साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर मैं नाम आपका गलत ले पा रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा और माफ भी कर दीजिएगा, क्योंकि 10 जवानों की शहादत और जख्मियों की हालत ऐसी है कि हमारी जुबान शायद कई मामलों में लड़खड़ा रही है। और वसीम गट्टू भी हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। SS पठानिया साहब, सीधा मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। पहले इस हादसे पे आपके रद्द अमल। देखिए, सबसे पहले अमित जी, मैं उनको जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की सुरक्षा के लिए और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, उनको मैं सल्यूट करता हूँ और उनके परिवार के लिए अपना शोक संदेश देता हूँ। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पूरा देश उनके साथ है। साथ ही जो जख्मी हुए हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। अभी ये देखिए, आर्मी के अंदर आप देखेंगे कि ये चीजें बहुत कॉमन हैं। लैंडस्लाइड, एवलांचेस, उसके बाद रोड एक्सीडेंट्स, क्योंकि जिस एरिया में ये ऑपरेट करते हैं वो हाई एल्टीट्यूड एरिया होता है, बहुत दुर्गम एरिया होता है, पहाड़ियों के बीच में वेदर का इफेक्ट आ जाता है, टेरेन का इफेक्ट आ जाता है। और ये जो इंसिडेंट हुई है ये तकरीबन 9000 फुट के ऊपर हुई है। और जहां तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का जो उभर के सामने आई है, इसके अंदर कोई फाउल प्ले अभी सस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। इसके अंदर मेनली आप 3 या 4 फैक्टर मान के चल सकते हैं जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद बड़ा क्लियरली उभर के सामने आएंगे। सबसे पहले इसमें एक ह्यूमन एरर भी हो सकती है। दूसरी जो चीज है वो ये भी हो सकता है कि टेरेन और वेदर की वजह से फॉग हो, रोड जो है वो वेट हो। और तीसरा ये भी हो सकता है कि किसी कारणवश कोई गाड़ी के अंदर मैकेनिकल फेलियर आ गया हो, जो अदरवाइज ये सारी जो चीजें होती हैं, आर्मी का जो सिस्टम है उसके अंदर व्हीकल की जो वर्दीनेस है वो डेली चेक की जाती है। और खासकर जब हम इन दुर्गम एरिया में ऑपरेट करते हैं, वो ड्राइवर भी जो है वो पूरी तरह से सिलेक्टेड ड्राइवर होते हैं जो हिली और माउंटेनियस एरिया में ऑपरेट करते हैं। और ये देखिए, ये तब हुआ है जब इससे पहले कुछ दिन पहले किश्तवाड़ के अंदर हमारे एक जवान की शहादत हुई थी और 8-9 करीब जख्मी हो गए थे। तो ये लोग जो है ये बेसिकली एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के लिए, एरिया डोमिनेशन के लिए, पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे और लाइन ऑफ ड्यूटी में इन्होंने अपनी जो शहादत है वो पाई है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जैसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी खत्म होगी, लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि जहां तक हमारे सोल्जर्स हैं जो इस सर्दी में अपनी 18 से 20,000 फुट के ऊपर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, और हम लोग घरों से नहीं निकलते अपनी रजाइयों, हीटरों और एसी से, आप ये मान के चलिए कि कितना
अप्रिसिएशन ये लोग डिजर्व करते हैं, कितना ये रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हम देशवासी उनको देने में शायद पूरी हम तरह उस चीज से का अंदाजा नहीं लगा पाते सर। मैं इस बात के लिए नतमस्तक हूं कि किस तरीके से माइनस में टेम्परेचर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, चाहे पीर पंजाल में जाइए, जम्मू के इलाके में जाइए, कश्मीर के रीजन में जाइए, हर जगह पे आपको माइनस से नीचे ही टेम्परेचर जाता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर अगर ऊंचाई वाले इलाकों में जहां पे हादसा हुआ है वहां का टेम्परेचर बताना भी मुश्किल है। और ऐसे हालात में अगर आर्मी अपनी सरहदों की हिफाजत, अपने मुल्क की हिफाजत में इस तरीके से हादसे का शिकार होती है तो आप सोचिए कि उनका समर्पण कितना है। शरदेंदु सर, सीधा मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा, पहले आपकी प्रतिक्रिया और इस हादसे के ऊपर अपने इज़हार ख्याल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही दुखद घटना है और इस तरीके की घटनाओं को अवॉइड करना चाहिए था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में डिसाइड होगा, पता लगेगा। लेकिन जो सबसे पहले तो उन सभी सोल्जर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, उनको भावपूर्ण हमारी श्रद्धांजलि। और उनके परिवार को ऐसे दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ, सांत्वना और तमाम तरीके की जो भी मदद है वो एक्सटेंड की जाएगी। और इंजर्ड्स के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और अपनी ड्यूटी पे वापस आए और फिर से देश की सेवा में लगें। लेकिन देखिए, जब भी इस तरीके के इलाके में ऐसे एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर प्ले करते हैं। किस तरीके की टेरेन ने आपने विजुअल में दिखाया कि किस तरीके का इलाका, दुर्गम इलाका है, हाई अल्टीट्यूड का इलाका है। और जो रोड है और जिस पैच में जहां से गाड़ी नीचे गई है वो आइस पैड आप समझते होंगे, एक थोड़ा सा पानी का जब एक जो जम जाता है लो टेम्परेचर में, और वहां पे से अगर कोई गाड़ी गुजरती, अगर वो आइस बन गया है बर्फ, तो वहां स्किड होती है गाड़ी। अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं, किसी भी स्पीड पे चल रहा है और आपने वहां पे आइस पैड देखा और आपने ब्रेक लगाया तो नेचुरली गाड़ी स्किड करती है। और जब स्किड करेगी तो इस दुर्गम इलाके में वो 400 फीट हो चाहे 6 फीट हो, वो नीचे गिरती चली गई, कहीं रुकी नहीं। हालांकि बहुत सारे पेड़ उस स्लोप पे थे, लेकिन गाड़ी रुक सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी नीचे निरंतर चली गई। और जो गाड़ी की हालत वो दिखाती है कि ये एक मोमेंटम के साथ नीचे चलती चली गई और रुकी नहीं, और उसके पहिए लगे, बॉडी टूट गई और इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 10 जवानों की जान गई। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि हुआ क्या। देखिए, जब भी इस तरीके की गाड़ी इस इलाके में निकलती है, ड्यूटी करने के लिए निकलती है, तो गाड़ी का इंस्पेक्शन होता है, उसकी मैकेनिकल कंडीशन चेक की जाती है। ठीक है तो उसको रोड वर्दी सर्टिफिकेट मिलता है, तब वो आगे ऑपरेशन या किसी भी काम के लिए जाती है। ये फौज की ड्रिल है, इसको फॉलो हर यूनिट में, हर प्लाटून में, हर सेक्शन में, जहां भी ये गाड़ी का ऑपरेशन होता है इस तरीके से किया जाता है, मैकेनिकल चेक होता है। और जब जो ड्राइवर इस इलाके में चलाते हैं वो पारंगत होते हैं, उनका हिल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो हाई एल्टीट्यूड चलाने में उनके एक एक्सपीरियंस होता है, तब ऐसे ड्राइवर इस इलाके में गाड़ी चलाते हैं। तो ये गाड़ी का ड्राइवर का एक्सपीरियंस, गाड़ी की मैकेनिकल कंडीशन, इस पे शक नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कंडीशन जो सडन क्रॉप अप की, किस तरीके से रिएक्ट किया और क्या गाड़ी किस तरीके से, किस हालात में वहां से गिरी, ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं। ये पता लगेगा कि क्या है। इस एसओपी पे भी बात करेंगे सर हम आपसे, और ये भी जानने की कोशिश करें क्या ये कोई साजिश भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले ग्राउंड पे मौजूद वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथी। वसीम, क्या सूरत हाल है, अब तक की क्या अपडेट आई है, जल्दी से। देखिए, आज लगभग 12 बजे के करीब बदरवा का जो ये दूर दराज का थनाला का इलाका है जहां पे ये सड़क हादसा हुआ, जिस टाइम ये हादसा हुआ तो जी मीडिया सबसे पहले स्पॉट पे पहुंचा और पूरी कोशिश की कि आखिर वजूहत क्या रही, किस कारण वहां पे ये सड़क हादसा देखने को मिला। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस जगह पे ये हादसा हुआ है लगभग 4 इंच के करीब वहां पे कोहरा जमा था, और सबसे बड़ा कारण यही, एक टर्न आता है, टर्न के बाद जहां पे ये गाड़ी गई है बिल्कुल कोहरा जम गया था, लगभग 5 या 3 इंच के करीब आप मान के चलिए। और उसके बाद एक बड़ी डीप खाई में ये गाड़ी चली गई है। लगभग अभी तक जो आंकड़ा है 10 जवान हमारे शहीद हुए हैं और 11 के करीब जवान जो है जिनको एयरलिफ्ट बदरवा से उधमपुर हॉस्पिटल किया गया। इसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग क्रिटिकल भी काफी ज्यादा है। हालांकि इलाके के अंदर जब ये अफवाह फैली, जब इस माहौल को देखा गया कि वहां पे हादसा देखने को मिला, तो जरूर रेस्क्यू पुलिस, वहां की नजदीकी आर्मी जवान सामने आए, मकामी लोग सामने आए। लोगों का मानना है, जिस तरह से मैंने मकामी लोगों से ग्राउंड पे बात की, उनका मानना है कि आप ये जो थनाना वाला इलाका देखेंगे जहां पे ये सड़क हादसा हुआ है, बिल्कुल भी क्रैश बैरिकेड इस रास्ते को नहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर क्रैश बैरिकेड इस रास्ते पे होते तो मुझे लगता है यहाँ पे ये गाड़ी बच सकती थी, क्योंकि
जब मैं ग्राउंड पे गया कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जिन तस्वीरों पे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चांसेस बचने के भी थे, मगर जहाँ पे हमने देखा कि क्रैश बैरिकेड्स नहीं थे, तो इस पे कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल भी उठाए। क्रैश बैरिकेड, आज आर्मी जवान की गाड़ी यहाँ पे गई, कल कोई और बड़ा भी हादसा यहाँ पे हो सकता है। आप इससे पहले भी देख सकते हैं कि अगर हम 90s की बात करें, जिलटोड़ा के अंदर भी एक बहुत बड़ा हादसा होता है, एक बहुत बड़ा नंबर सामने निकल के आया था, वो भी यही कारण था कि इसी कारण वहां पे भी हादसा हुआ था। आज हम देख रहे हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा, जिस तरह से भद्रवाह के अंदर ये हादसा हुआ, पूरा जम्मू कश्मीर इस हादसे से हिल गया। जी, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तरह हादसों से पूरा मुल्क हिला हुआ है और यह हकीकत है कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है इसके बारे में शायद लफ्ज नहीं है कि हम बयान कर पाएं। जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं स्क्रीन पर उससे जाहिर होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम गत्तू तमाम तरह बेहतरीन अपडेट्स के लिए। दोबारा आपकी तरफ लौट के आएंगे, अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। पठानिया सर में एक खास सवाल जो सर बता रहे थे, शरदेंदु सर बता रहे थे, क्या SOPs वगैरह पे अमल नहीं होता? क्योंकि अगर बहुत सारे अच्छे ड्राइवर से चुने जाते हैं, इलाकाई तमाम तरह SOPs पे अमल किया जाता है, तो फिर इस तरह के बड़े हादसे क्यों? देखिए, जहां तक SOPs का सवाल है तो आई एम वेरी श्योर कि यूनिट ने पूरे उसके प्रिकॉशन लिए होंगे। अभी हाई एल्टीट्यूड में क्या सिस्टम होता है कि जब आप बर्फ गिर जाती है तो उस समय एंटी स्किड चेन्स का यूज किया जाता है ऐसे हादसे से बचने के लिए। मेरे को इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो कमांड की थी वो द्रास और कारगिल में की थी, तो मेरे को पता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी तमाम SOP को स्टिकिंग करने के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। अभी मान लीजिए सामने से एक बादल आ गया आउट ऑफ सडन एंड विजिबिलिटी जो खराब हो गई। और दूसरी बात, इससे हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और इसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपके कॉरेस्पोंडेंट्स बता रहे थे जी कि भाई अगर आपको पता है कि उस एरिया के ऊपर, उस एल्टीट्यूड के ऊपर इस समय बर्फ जो है वो जम रही है, तो ये प्रशासन का फर्ज बनता है कि वो उसको लोगों को व्हीकल वन परमिट ना करें। आज अभी आर्मी वालों के साथ ये हादसा हुआ है, कल को सिविलियन के साथ भी हो सकता है। और जो DC है उस एरिया का, he must make some arrangements so that they don't play with the life of people just because of laxity which the प्रशासन has। और ये सारी चीजें जो है, अभी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो भी जी प्रशासन में लोग हैं, कि अगर आपको पता है कि उस एरिया के अंदर अभी तो सर्दी बढ़ती जाएगी और शायद बर्फ भी पड़ेगी, तो आप उस एरिया में गाड़ियों को मत जाने दीजिए इन ए गिवन पॉइंट ऑफ ए टाइम। जब अगर वहां पे कोहरा जमा हुआ है या उसके बाद बर्फ गिर रही है, एंटी स्किड के बगैर मत जाने दीजिए। सर, एक खास तौर पे सेफ्टी मेजर्स की जो बात हो रही थी उसके ऊपर भी हमें जरूर बताइए कि जैसे क्रैश बैरियर वगैरह की बात हो रही थी, हमारे नुमाइंदे साथी हमारे कह रहे थे, क्या इन इलाकों में इस तरह की चीजों की कमी है? क्योंकि सर 10 जवान को भी बनाने में और इस हद तक लाने में कितनी मेहनत लगती है। पूरा मुल्क इस वक्त इस चीज से हिला हुआ है, तो क्या हमारी गलती है इस लेवल पे भी, खासतौर पे सेफ्टी मेजर्स को इन इलाकों में जमीन पर उतारने के लिए? देखिए, क्रैश बैरियर जो है वो होने चाहिए, आई एम टोटली विद इट, बिकॉज उससे कुछ इम्पैक्ट जो है रुक जाता है जी। लेकिन अगर गाड़ी स्पीड में है तो क्रैश बैरियर जो है वो कितना आपको सहयोग करेंगे कि वेलोसिटी के हिसाब से तो उन्होंने गिरना ही गिरना है। राइट। तो वो उससे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप प्रिवेंशन लीजिए, पुट ऑल द प्रिकॉशन। अभी तो सर्दी अभी शुरू होंगी, अगर बर्फ पड़ेगी उसके बाद तो पिघलेगी, तो सिचुएशन विल वर्सन अप। तो अगर क्रैश बैरियर इतने बड़े तो बना नहीं सकते आपकी की पूरी गाड़ी जो उसको रोक ले, बिकॉज गाड़ी जब स्पीड के साथ जाएगी तो वो टूट जाएंगे। तो ये चीजें जो है गवर्नमेंट कर रही होगी, लेकिन वो कब तक उसके अंदर उस एरिया का मेरे को पता नहीं है कि वहां पे क्या सिचुएशन है जी। लेकिन हमें कोई भी ऐसा प्रयास जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए जिससे हम ना सिर्फ अपने फौजी भाइयों की बल्कि हमारे जो सिविल भाई भी जो उस एरिया में कम्यूट करते हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर किसी भी किस्म का खतरा आए। बिल्कुल। अब चूंकि हम सरदेंदु सर इस बात को लेकर के चीख लेंगे, चिल्ला लेंगे स्टूडियो में, लेकिन शायद हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे जो धरती माँ ने अपने 10 जवानों के, अपने कोक के लाडलों को खो दिया है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या इनमें, हालांकि ये सवाल नहीं बनता लेकिन मैं फिर भी लोगों के लिए जानना चाहता हूं आपसे कि क्या इसमें कोई साजिश हो सकती है? क्या इस तरह की कोई, क्योंकि सरहद पार से लगातार हम देख ही पा रहे हैं, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन, कार्डन ऑफ और दहशतगर्दों को मारना, SOG जो ये लोग बैठे हुए स्लीपर सेल वगैरह इनको
को पकड़ना, तो क्या ये सारी चीजें उसका एक हिस्सा हो सकती हैं, कोई साजिश हो सकती है, या इसमें कोई अंसुर जो आप रोशनी डालना चाहें? देखिए, ये स्पेकुलेशन का समय नहीं है। मेरा मानना है कि जिस स्ट्रेच पे, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, उसको स्टडी करने की जरूरत है। और देखिए, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है और जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें सारे एंगल कवर किए जाते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो इलाका है, जिस इलाके में एक्सीडेंट हुआ है, अगर आपको ये शंका है कि इस तरीके की घटना हो सकती है, इस तरीके की साजिश हो सकती है, तो उसको जरूर चेक करना चाहिए, जिसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल पुलिस और आर्मी अथॉरिटी इसको जरूर तवज्जो देंगे और इस एंगल को रूल आउट करेंगे, क्योंकि ये यहां रुकेगा नहीं। अगर ये एंगल है तो इसमें आगे आने वाले दिनों में भी इस तरीके के हादसे होंगे। अगर ये पैटर्न छोड़ के वो कहीं टेररिस्ट एक्ट करेंगे, कहीं हथियारों का जखीरा इकट्ठा करके आगे आने में अपनी जो मंशाएं, जो उनके जो इरादे हैं, उसको साकार करेंगे, तो इस तरीके की चीजों को रूल आउट नहीं किया जा सकता। सजग रहना है, सर्विलेंस को ध्यान रखना है, इंटेलिजेंस नेटवर्क को पुख्ता करना है और इस एंगल को रूल आउट करना है, और साथ में तमाम तरीके की एडवाइजरी आपको जारी करनी पड़ेगी। देखिए, होता क्या है, जब रोड बनती है, कंस्ट्रक्शन चलता है, उसके बाद जो स्टेट रोड है उसकी क्या कंडीशन है, ये पूरे भारत में और हिली एरिया में तो ये ज्यादा लागू होता है, उससे आप काम चलाते रहते। कहीं आपने देखा नहीं कि रोड कंडीशन इंप्रूव हो रही है? क्या तरह तरह के बैरिकेडिंग, तरह तरह के साइन पोस्टिंग, तरह तरह की चीजों का लगा के उसको कॉशन करने का जो प्रथा है, स्टेट हाईवेज में आपको नहीं दिखेगा। नेशनल हाईवे बड़े आप नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, वो अच्छी चीज है, लेकिन जो स्टेट हाईवे आज की डेट में नेग्लेक्ट हो रहा है, जो एक दशा में लकीर के फकीर वाले दौर चल रहा है, उसके तहत ये सारी चीजें मेरा मानना होती है। और ये जो हाईवे आपने जिस तरीके से दिखाया, टर्न है जहां आइस पैड है, और वहां पे देखिए बैरिकेडिंग नहीं है कि जो एक्सीडेंट बैरिकेड लगाते हैं रोड के कॉर्नर में, साइड में, वो सारी चीजें नहीं, कोई साइन पोस्टिंग नहीं है। तो इस तरीके के इलाके में होता है, रिमोट इलाका है, हाई अल्टीट्यूड का इलाका है, लेकिन धीरे धीरे हमें रोड कंडीशन को इंप्रूव करना होगा। हिंदुस्तान के जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, ज्यादातर रोड कंडीशन की वजह से होते हैं, मैकेनिकल फेल्योर नहीं है। ड्राइवर देखिए, अगर आइस पैड था तो उसके बारे में कॉशन होना चाहिए, अगर टर्न था या सडन उसमें कोई बादल आया या वेदर कंडीशन खराब थी तो उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन में इशू आएगा। लेकिन जो आप जिस चीज की तरफ आपका इशारा है, मैं उसको पूरी तरीके से रूल आउट नहीं करता हूं। कुछ भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सारी चीजें आएंगी, और इसके लिए एक एडवाइजरी जारी करिए, कॉशन रखिए, जैसे कि आगे इस तरीके के एक्सीडेंट रुके हैं। नहीं तो देखिए, हिंदुस्तान में और स्पेशली ऑपरेशन एरिया में तमाम एक्सीडेंट होते हैं, चाहे हिंदुस्तान की सेना नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करे, चाहे नॉर्थ में, चाहे हाई अल्टीट्यूड में, चाहे लेह में, लद्दाख में, कारू में, कहीं आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तमाम एक्सीडेंट होते हैं और तमाम जवान हमारे अपने जान से हाथ धो बैठते हैं, और वजह उसकी कुछ और होती है। लिहाजा हमें इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। सोल्जर को तैयार करने में बहुत समय लगता है, बहुत ट्रेनिंग करानी पड़ती है, बहुत एक्सपेंडिचर होता है, और एक लंबे समय तक वो देश की, समाज की सेवा करता है। जब तक वो, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील की जानी चाहिए कि आप इसको डिटेल में समझे, क्या वजह है, अगर क्या वजह है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात सर कही आपने, और मैं आप ही की बात से एक चीज निकाल करके पठानिया सर से समझना चाहूंगा। सर ने जिस तरीके से कहा है कि मैकेनिकल फेल्योर वगैरह को भी खास तौर पे ध्यान में रखना होगा, क्या हमारी जो गाड़ियां, सर आपने वहां बहुत लंबा अरसा वहां पे कमांड संभाली, क्या ये मुमकिन है कि मैकेनिकल फेल्योर या चाहे मॉडिफिकेशन हमारी गाड़ियों की जरूरत, या फिर स्पेसिफिकेशन बढ़ाने की, हाई एल्टीट्यूड पे गाड़ियां जानी है, बर्फीले रास्ते पे जानी है, तो एंटी स्किड चैन जिसकी आप बात कर रहे थे, वो तो वक्ती तौर पे ठीक है बर्फ के दिनों में, लेकिन बाकी दिनों में इतनी ऊंचाई पे चढ़ना, स्लोप पे नीचे उतरना, तो क्या हमारी जो गाड़ियां हैं आर्मी के पास उस हिसाब की मॉडिफाइड हैं, उस हिसाब की अपडेटेड हैं? पठानिया सर। जहां तक देखिए, हमारा जो फ्लीट है, जो आर्मी के पास है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक्सीडेंट का मतलब ही यही है कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल प्रिकॉशन, समटाइम इट्स बियॉन्ड यू, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड लर्न ए लेसन फ्रॉम इट। अभी मेरे से पहले जो मित्र बता रहे थे, देखिए, इसमें एडवाइजरी वाला काम नहीं है। अगर आपको पता लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड के अंदर चांसेस हैं वहां पे एक्सीडेंट के, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, बिकॉज ऑफ फ्रॉस्टिंग, कोहरा है, वो है, तो आपको उसको रोक देना चाहिए। एडवाइजरी जो है वो ठीक है कि मानो या ना मानो अलग बात है, बट यू हैव टू एनफोर्स इट। और एनफोर्समेंट का जो काम है वो आर्मी का नहीं है, एनफोर्समेंट का काम जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है। बिल्कुल। सो दे हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। And I agree with my friend who is saying that we tend to take
life very easily and we say कि this is a routine thing, तो हमें लोगों की जो हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वी मस्ट वैल्यू देयर लाइफ। एंड इसके लिए हम अमेरिका जैसी कंट्री से कुछ सीख सकते हैं, दैट हाउ मच दे वैल्यू द लाइफ ऑफ ए सोल्जर और ए सिविलियन फॉर दैट मैटर। राइट। तो ये इसकी लिए कोई एसओपी बननी चाहिए। डीसी जो है इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, और इस वेदर के अंदर एक जो एसओपी है डाउन द चेन, दिस शुड बी प्रोमोलगेटेड टू ऑल द मेंबर ऑफ द civil administration to ensure such thing they don't happen, because आपके कुछ पैचेस होंगे जहां पे ये चीजें हो सकती हैं जी। अगर हम क्रैश बैरियर की बात करते हैं तो उन और जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी आइडेंटिफाई होते हैं, बिल्कुल इस एरिया के अंदर एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर एंड सो ऑन। उस एरिया के अंदर तो आप प्रायोरिटी पे बनाइए ना ये सम काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल वॉल ऑन द साइड और व्हाटएवर स्टील रेलिंग दे यूज इट। तो ये किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है, और मेरे को नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर ध्यान दे रही है इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी एक्सीडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री साइड। और खासकर जो हमारे हाई एल्टीट्यूड एरिया हैं उसके अंदर वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड कंसर्न अबाउट इट एंड टेक इट ऑन ए वॉर प्रायोरिटी, आई वुड यूज द वर्ड। इवेंचुअली इससे पहले जम्मू कश्मीर में गन शॉट में जितनी मौतें होती थी, सड़क हादसों में उससे ज्यादा मौतें होती थी आम लोगों की भी, लेकिन 2022, 23, 24, 25 में ये हादसे रुक गए और उम्मीद ये की जाने लगी कि जो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है वहां पे किसी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन अब उन इलाकों का क्या जहां पे इस तरह की जिसकी बात सर पठानिया सर कर रहे हैं, सर दूसरी खास चीज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि हमें फला आर्मी से भी सबक लेनी चाहिए, दुनिया की किसी भी आर्मी से। इन इलाकों में या नॉर्थ ईस्ट में जिस तरफ भी ले लीजिए जहां पे आर्मी हाई एल्टीट्यूड पे या फिर इस तरह के लो रीजन में रहती है, क्या वहां हमें टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पर जोर देना चाहिए या कुछ ऐसा जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट को? देखिए, सबसे पहले तो मेरा सजेशन ये होगा कि जितने भी आपके स्टेट हाईवेज हैं, स्पेशली जो हाई एल्टीट्यूड के इलाके में जो बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करते हैं, उनकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हम आप हिंदुस्तान के किसी भी लेंथ एंड ब्रेड्थ किसी भी आप फील्ड एरिया में आपके जो स्टेट हाईवेज हैं या जो आपके बॉर्डर पोस्ट को कनेक्ट करते हैं उसके जाके कंडीशन देखिए। वहां की कंडीशन जब रोड बनती तो ठीक होती, और उसके ओवर पीरियड ऑफ टाइम तमाम तरीके का पॉट होल्स, तमाम तरीके का नेग्लेक्ट, तमाम तरीके का एरोशन वहां पे होता है, जिससे कि कई बार ऐसे पैच हो जाते हैं कि रोड चौड़ी होती है लेकिन उसका जो ऑपरेशनल एरिया होता है, जो काम जिसपे गाड़ी जा सकती है, वो बड़ा नैरो हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए या उसको मैन्यूवर करने में तमाम तरीके के एक्सीडेंट होते हैं। जो साइन पोस्टिंग है, जिस तरीके का जो कॉशन साइन होते हैं, रोड साइन जिसको बोलते हैं, उसका तो वो होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। होते हैं तो वो खराब हो जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, फिर उसका रिप्लेसमेंट होता नहीं। और तमाम तरीके की चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ में जो हमारे जो ट्रेनिंग है, हमारे ड्राइवर्स की ट्रेनिंग को और हमें उम्दा और बेहतर बनाना पड़ेगा। ये आर्मी का इंटरनल मैटर, हालांकि इस पर ध्यान दिया जाता है लेकिन हादसे हो जाते हैं। कई बार इमरजेंसी में गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ इनएक्सपीरियंस डॉक्टर ड्राइवर का भी इस्तेमाल होता है। तो उन सारी चीजों से बने जो हमारी एसओपी है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करें, रिलीजियसली फॉलो करें, स्पेशली फील्ड एरिया और ऑपरेशनल एरिया में कई बार उसमें भी नेग्लेक्ट होता है। जो गाड़ियों का रख रखाव है उसके लिए जो आपके स्पेयर पार्ट्स है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसका मेंटेनेंस शेड्यूल है, उसको फॉलो करें। कई बार उसमें भी कोताही बरती जाती है, कई बार स्पेयर पार्ट नहीं आते, गाड़ी ऑफ रोड होती है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक ही गाड़ी को बार बार चलाया जाता है, जिससे उसका रखरखाव में भी कॉम्प्रोमाइज होता है। और साथ में जो ड्यूटी, जो गाड़ी में बैठे लोग हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर, इनकी एक जिम्मेदारी है। ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, एक्सपीरियंस, उसके पास हिल ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन जो को ड्राइवर बैठा है उसकी भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ड्राइवर को कॉशन करता रहे। अगर नहीं दिख रहा है तो आगे उसको रास्ता दिखाए, अगर जरूरत पड़े तो गाड़ी से उतर के गाड़ी को आगे ले जाए, और फिर जब वो बैड पैच निकल जाता है तो आगे गाड़ी को ले जाए। तो तमाम ऐसे ड्रिल है, प्रोसीजर्स हैं फौज में जिसको फॉलो किया जा सकता है। तो मेरा अथॉरिटी से यही है कि आप रोड की कंडीशन जो सिविल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको तवज्जो देना चाहिए। जो आपका इंटरनल मैकेनिज्म है आर्मी का, उसमें आप एसओपी फॉलो करिए, ट्रेनिंग करिए, गाड़ी की रख रखाव करिए, और साथ में ड्राइवर को ड्राइवर की जो जिम्मेदारी है उसको टाइम टू टाइम बताते रहें। फिर भी अगर हादसा हो जाता है तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको आप प्रिवेंट करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एडवाइजरी की जब बात की थी, तो एडवाइजरी से इसको
आप जितने लोगों को बताएंगे उतने लोग कॉशियस होंगे, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश। कोई नहीं चाहता है एक्सीडेंट होना, लेकिन एक वो क्षण ऐसा होता है जिस समय एक्सीडेंट हो जाता है, और हमारा मकसद जो है पूरे इस रखरखाव का उस क्षण को अवॉइड करना है। अगर आप उस क्षण को 1 मिनट पहले कर लें या 1 मिनट बाद कर लेते हैं तो वो एक्सीडेंट का वो क्रिटिकल टाइम निकल जाता है। अगर वो आइस पैड नहीं होता, या वहां टर्निंग नहीं होती, या वहां किसी तरीके का एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए बैरियर होते या जो लगाते हैं रोड के साइड वो लगे होते, तो नहीं होता है एक्सीडेंट। या एक कॉशन या को ड्राइव उतर के उसको गाइड करके नेगोशिएट करा ले जाता तो वो भी हो सकता। तो ये अब आफ्टर एक्सीडेंट तो आप 1001 रीजन निकाल सकते हैं, उस मोमेंट को अवॉइड करना है। एक वक्फा देना है अपने ड्राइविंग स्किल में, एक वक्फा देना है अपनी सोच में, एक वक्फा देना है आपके तमाम स्किल में, आप एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं। हमने अपने 40 साल यूनिट फौज में काम किया, हमेशा हमारी यही एडवाइजरी रहती है कि आप आगे को विजुलाइज करें, आगे आने वाली हर एक गाड़ी को एक दुश्मन समझिए, आगे आने वाले हर एक ट्रैफिक को अपना दुश्मन समझिए और उससे बच के निकलिए। तो इस तरीके के आप सेफ ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। जो ट्रेचरस टेरेन है उसके लिए आपकी स्किल, आपका एक्शन, आपका रिएक्शन वो बहुत काम करता है, और साथ में एक जिम्मेदारी आपको तमाम ट्रैफिक पुलिस को लेनी होगी। आप चीजों को लेट लूज नहीं छोड़ सकते हैं। ये ऑपरेशनल इलाका है, जवानों का आना जाना होता है, डिफरेंट एक्सपोजर, डिफरेंट टाइम फ्रेम में आदमी काम करता है, सोल्जर काम करता है। आपको जो आपके हक में है, जो आपके वेयर विदौल में है, आप वो प्रोवाइड करिए, उस पर एक्शन करिए। जब ये सारे एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट अवॉइड होता है। लेकिन जो आज की डेट में सिचुएशन, जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, मेरा मानना है कि इट इज अ मैटर ऑफ डिटेल इन्वेस्टिगेशन। उस आइस पैड जो पर्टिकुलरली उस पैच में था उसको अवॉइड किया जा सकता था, उसके लिए कॉशन हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। हो सकता बादल क्या कंडीशन थी एग्जैक्टली। बिल्कुल जांच का विषय और चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सदेंदु सर जिस तरीके से कह रहे हैं या पठानिया सर जिस तरीके से कह रहे हैं उसके ऊपर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो थियोरिटिकली हो, प्रैक्टिकल हो। इस चीज को बदलना होगा क्योंकि मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी एक जवान की शहादत भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और उन लोगों का जिनके बेटे शहीद हुए हैं उनके साथ सिर्फ हम जज्बात शेयर कर सकते हैं, और जो मुल्क का नुकसान हुआ है यकीनन बहुत बड़ा है और इस चीज़ के ऊपर गौर करना होगा। सदेंदु सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बेहतरीन बातचीत करने के लिए। पठानिया सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी और तमाम तर मालूमात हमसे और अपने तजुर्बे हमसे शेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। खास तौर पे अब बात करेंगे बजट सत्र के लिए। 2026-27 की तैयारियां चल रही है और उससे पहले सरकार की तरफ से सलाह मशवरा जारी है। खास तौर पे महकमे वार यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग मीटिंग कर रहे हैं और एमएलएस के साथ बारी बारी बैठक चल रही है। इन बैठकों की सदारत वज़ीर आला खुद करेंगे। कब करेंगे इसके लिए टाइम मुकर्रर किया गया है। 23 जनवरी को वज़ीर आला सेंट्रल कश्मीर के अरकान असेंबली से मुलाकात करेंगे। 24 जनवरी को बैठक को 2 चरणों में किया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक साउथ कश्मीर के एमएलए से मुलाकात होगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक शुमाली कश्मीर के एमएलए से बैठक होगी और उसके बाद अगले हफ्ते जम्मू डिवीजन के एमएलए के साथ बैठक होगी यानी मीटिंग होगी। 30 से 31 जनवरी को भी ये बैठकें आयोजित की जाती रहेंगी और इन बैठकों का उद्देश्य रहेगा बजट 2026 और 27 को लेकर के विचार विमर्श करना ही नहीं बल्कि सुझाव और आने वाले दिनों के लिए प्लान एक टेबल पर रखना। आने वाले दिनों में जैसे ही 2 फरवरी को ये सारी चीज़ें होंगी यानी कि असेंबली का बजट सेशन शुरू होगा, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अब इस असेंबली में क्या पेश करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आवाम को बताने के लिए कि क्या है हमारे पास, या अपोजिशन के हंगामे को ख़त्म करने के लिए कि आने वाले दिनों के लिए उनके पास क्या प्लान है। एक साल से ज़्यादा का टाइम गुजर गया, 1 साल 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा पोर्टफोलियो नज़र नहीं आता जिससे कहा जा सके कि ये सरकार की उपलब्धि है। और इन्हीं उपलब्धियों पर इस वक्त तैयारी चल रही है, काम चल रहा है और इस वक्त अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बैठक हो रही है। उन बैठक के बाद एमएलएस के साथ बातचीत हो रही है, तबादला ख्याल हो रहा है, गौर ख़ौज़ हो रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितना गया, कितना आया, कितना काम करने की ज़रूरत है, आने वाले दिनों के लिए किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कौन कंप्लीट हुआ है और कौन कौन से काम जो अभी बाकी है। इन सब चीज़ों पे जब बात हो जाएगी फाइनल कंक्लूजन निकलेगा और उसके बाद सीएम के साथ मीटिंग होगी। एमएलएस की इन बातचीत के बाद सीएम फाइनल मुहर लगाएंगे उन प्रोजेक्ट पर जो अभी चल रहा है या आने वाले दिनों में होना है और फाइनली उस हिसाब से बजट का एलोकेशन होना है और उसके बाद
जो भी बजट से उसमें दिया गया है अब तक, उसके ऊपर असेंबली में बातचीत होगी, या जो चीज़ बजट से निकाल करके देना है, जिस सेक्टर को देना है, उस सेक्टर के बारे में तमाम तर तफसीलात के साथ असेंबली में बातचीत होगी, चर्चा होगी, और फिर फाइनल मोहर लगाने के बाद उस सेक्टर में वो पैसे लगाए जाएंगे और फिर आने वाले दिनों का प्लान बनेगा। इसी सिलसिले में तमाम तर एमएलएस के साथ ये बैठक होनी है सीएम की, और ये सुझाव लिए जाएंगे, बातचीत होगी, और किस किस चीज़ में कितना काम हुआ है, काम होना है और काम हो रहा है, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर एक की बात इसमें होगी। और फाइनल उसके बाद मोहर लगाने के बाद ये तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बजट एलोकेट करना है, और उसके साथ साथ क्या कुछ अब तक हो चुका है। सरकार अपनी उपलब्धियों को भी गिनाएगी, और इन उपलब्धियों के तनाजुर में, संदर्भ में आने वाले दिनों में असेंबली में बातचीत की जाएगी। और उसके बाद अपोजिशन के सवालों का, अवाम की उम्मीदों का, अपोजिशन के सवालों का, क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। अवाम की उम्मीदों पर सरकार कितनी उतरी है ये भी देखा जाएगा, और सबसे अहम कि इस असेंबली सेशन में सरकार के पास कुछ पेश करने के लिए होना भी तो चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर असेंबली की कार्रवाई चल रही है और वो चीज़ें सरकार के जरिए असेंबली के पटल पर रखी जाएंगी, तो क्या रखी जाएंगी? विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट तैयारी अगर सरकार असेंबली में जाती है तो अपोजिशन के जरिए घेर ली जाएगी, अवाम के सवालों का जवाब अधर में लटक जाएगा, और उसके बाद सरकार से लोग नाला होंगे, नाराज होंगे, उसका कोई जवाब नहीं होगा, और इसका आउटपुट ये निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड गुजरने के बाद इस पार्टी को नुकसान होगा। यही वजह है कि हर पार्टी अपनी दौरे हुकूमत के अंदर एक एक चीज़ का बारीकी से जायजा लेती है, हर सेक्टर को खंगालती है, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करती है, और उसके बाद सभी महकमे का दरवाज़ा खटखटाती है, देखती है कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होना बाकी है, और किन किन चीज़ों में अब तक काम चल रहा है, किन किन चीज़ों में पैसे लगाने की ज़रूरत है, कि कौन कौन से पैसे लगाए गए थे जो अब कंप्लीट हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जिसको अभी मुकम्मल किया जाना है, और इन्हीं चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए ये तैयारियां चल रही है, और एक प्लान तरतीब दिया जा रहा है, और ये प्लान एमएलएस के साथ हो रहा है। फिर उसके बाद एमएलएस सीधा वज़ीर आला को रिपोर्ट करेंगे, वज़ीर आला यानी सीएम के साथ बातचीत करेंगे, और सीएम उसमें फाइनल मोहर लगाने के बाद, चूँकि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर में, वो यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री सीएम उमर अब्दुल्ला के ही हाथ में है, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। वो एक सीएम ही नहीं है, बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की पूरी जिम्मेदारी, बागडोर उनके हाथ में है। तो जब बजट पेश किया जाएगा तो वो खुद करेंगे, उनके जरिए होगा, और एक एक चीज़ का बारीकी से मुआयना किया जाएगा, गौर किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त खजाने की कुंजी भी उन्हीं के हाथ में है, और ख़जाना भी उन्हीं के अकाउंट में है। तो अब ये सिलसिला चलता रहेगा, जो टाइम मुकर्रर किया गया है उसमें सारी चीज़ें पॉइंट आउट की जाएगी, हल की जाएंगी, और जो चीज़ हल करना बाकी है उसको एटलीस्ट हाईलाइट किया जाएगा। और फिर उसके बाद 2 फरवरी से जैसे ही असेंबली का सेशन शुरू होगा, सरकार अपने साथ मजबूती के साथ खड़ी होगी। आकिब हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। आकिब, क्या कुछ है बजट सेशन से पहले ये तैयारियां, और इस सिलसिले में क्या अपोजिशन की जानिब से कोई भी रद्द अमल सामने आया है? बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से लगातार बजट सेशन से पहले ही लगातार तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है, और आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में कई सारे अपने कैबिनेट और जम्मू कश्मीर के जो कई टॉप ऑप्शन है उनसे मीटिंग की है, और उसके बाद कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी बैठक होगी जिसमें सेंट्रल कश्मीर के जितने भी एमएलएज हैं, चाहे बडगाम की बात करेंगे, श्रीनगर की बात करेंगे या गांदरबल की बात करेंगे, जितने भी एमएलएज हैं वो अपना उनके साथ मुशावरत करके जो है वो अपनी जो सजेशन है वो अपने पक्ष रखेंगे, और उसके बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बजट सेशन से पहले हर एक को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। पहले वो लोग जिन लोगों ने कुछ एरियाज अपने एरियाज को रिप्रेजेंट किया, यानी कि एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स है, वो जो है उनके साथ कल मीटिंग होगी। पहले सेंट्रल कश्मीर, उसके बाद परसों जो है नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के जितने भी एमएलएज हैं उनके साथ जो है बैठक होगी, वो प्री बजट डिस्कशन उसमें होगी, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस बार जो बजट 2026 और 27 होगा इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, हर एक को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और उसके बाद जो है
ये फैसला लिया जाएगा। और यहाँ पे जो बेरोजगार नौजवानों के साथ साथ कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनको जो है इस बार नजरसानी करने की जरूरत है। और एमएलएज वो एक जरिया है जो इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एमएलएज इन्होंने जो है अपने अपने इलाकों में जो है ये गए हैं और उसके बाद इन्होंने देखा कि कहां पे कोताही है, और ये कल जम्मू कश्मीर के वजीर आला के सामने रखेंगे। आपको याद दिलाए कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, और बजट को जम्मू कश्मीर के वजीर आला 2 फरवरी को जो बजट सेशन लगने वाला है जम्मू में, और पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इनॉग्रेल स्पीच करेंगे, और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होगा जम्मू कश्मीर के वजीर आला जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का, और तीसरे दिन भी वोट ऑफ थैंक्स होगा, और उसके बाद बजट पे डिस्कशन होगी और बजट को पेश किया जाएगा। आपको याद दिलाए कि जब भी 2019 से पहले यहाँ पे गवर्नमेंट बनती थी, जब बजट को पेश किया जाता था, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता था। चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जो डल में जो हाउस बोट एसोसिएशन है, या जितने भी एसोसिएशन यहाँ पे है, चाहे कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस हो या बाकी जितने भी एसोसिएशन है, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता था। लेकिन इस बार जो है एमएलएज को पहले ऑन बोर्ड लिया गया। एमएलएज को कहा गया कि आप अपनी सजेशन दीजिए, आप इसका प्रस्ताव रखना चाहते हैं, किस तरीके का बजट होना चाहिए। और इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें हैं इस बजट पे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावे किए थे, और अब बजट पे सबकी निगाहें हैं, और हालांकि जो अपोजिशन पार्टीज है वो लगातार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट पे निशाना बना रही है, और यही इल्जामात है कि कुछ नहीं हुआ है 1.5 साल में। लेकिन अब 1.5 साल का हिसाब अब ठीक है, तो अगर ईमानदारी से इसी बात पे गौर किया जाए तो क्या इस 1.5 साल के अंदर सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठाया है, कुछ ऐसे मंसूबे तैयार किए हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है या हुआ है, या कुछ स्कीमें ऐसी लागू हुई है जिसे हम कह सकते हैं कि इस पे काम हुआ है, या आवाम के मसाइल हल हुए हैं, या असेंबली में पेश करने के लिए कुछ है सरकार के पास? बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लगातार ये दावे किए जाते हैं कि हमें कुछ करने नहीं दिया जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो लगातार ये एलजी प्रशासन पे ये निशाना बना रही है कि यहाँ पे ड्यूअल पावर्स है और हमें वो काम नहीं करने दिया जाता है जो हम करना चाहते हैं। यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करना चाहती है वो उसमें अड़चने आ रही है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, वो काम ठीक से नहीं हो पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ से देखेंगे, हमने दिल्ली में देखा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम को जो है चेंज किया था, एजुकेशन को एक बहुत बड़ा मुकाम दिया था, वहां पे तिब्बी फैसिलिटीज को रखी है, या उसके बाद कई सारे यूटीज की जब हम बात करते हैं वहां पे कामकाज बहुत अच्छे से होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला एक तरफ से कहते हैं कि हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से जब हम देखते हैं तो कई सारे प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशंस भी हुई है। हालांकि हाल ही में एक अच्छा फैसला उन्होंने लिया कि महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट रखा गया है, और उसके साथ साथ जो मंशूर में इन्होंने बताया था वो मंशूर अभी तक पाई तकमील नहीं पहुंचा पाए हैं। चाहे हम गैस सिलेंडर्स की बात करेंगे, 200 यूनिट बिजली, और उसके साथ साथ बेरोजगारी पे हम बात करेंगे, वो सब चीजें अभी नहीं दिख रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम इन स्मार्ट मीटर्स को तवी और जहलिम में फेंकेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्होंने चार्ज संभाला और उसके बाद इन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने बहुत जरूरी है। हालांकि इस पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसे हम साफ तौर पे कह सकते हैं। हालांकि ये भी हमें देखना होगा कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली की या फिर पुडुचेरी की जो सूरत हाल है, सिचुएशन है, सिनेरियो है, वो बिल्कुल अलग है, और इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में चैलेंजेस ज्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद एटलीस्ट बेसिक लेवल पे या फंडामेंटल लेवल पे या फिर जो जरूरियात हैं लोगों की आम जिंदगी, जैसा कि आपने कहा बिजली पानी वगैरह, एटलीस्ट अगर वो भी पूरी होती तो हम ये कह सकते थे कि हाँ, मोदी खाने के काबिल सरकार हो चुकी है और असेंबली में अपोजिशन के सवालों का जवाब होगा। अब देखना काफी खास होगा कि असेंबली सेशन से पहले सरकार की तैयारियां किस हद तक मुकम्मल होती है और आने वाले दिनों के लिए प्लान किया है। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए वसीम, तमाम तर जानकारी के लिए आकिब।
उधर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने 50 सुपर न्यूमरी एमबीबीएस सीटों के लिए फिजिकल काउंसलिंग का ऐलान कर दिया और ये सीट है SMVT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा के तलबा के लिए यूटी जम्मू कश्मीर के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट करने के लिए बनाई गई है। यानी कि अगर साफ लफ्जों और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो हर वो स्टूडेंट जो 50 वो तलबा जिनका माता वैष्णो देवी कटरा मेडिकल कॉलेज से कोर्सेज खत्म हो गए थे और अब वो दरबदर हो गए थे, उनकी काउंसलिंग होगी और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो मेडिकल के लिए एलोकेट की गई है उन कॉलेजेस में इन्हें भेजा जाएगा। 24 जनवरी को इनकी काउंसलिंग होगी। उम्मीदवारों को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में बोपी दफ्तर आना होगा, श्रीनगर में या जम्मू में रिपोर्ट करना होगा। और ये काउंसलिंग इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि ये वो तलबा है जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया था और नीट क्वालिफाई करके इनको माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला था, लेकिन मुखालिफत के बाद लगातार नाराजगी को देखते हुए यहाँ की जो मान्यता थी उसे रद्द कर दी गई थी और उसके बाद एक लंबा सिलसिला तनाज़े का। लेकिन फिलहाल इन बच्चों के भविष्य को पटरी पे लाने के लिए दोबारा कोशिशें चल रही है। काउंसलिंग के लिए 24 जनवरी का टाइम रखा गया है और अब अनंतनाग, डोडा, बारामूला, हंदवाड़ा, कठुआ, राजौरी, उधमपुर मेडिकल कॉलेज में इन तमाम तर बच्चों को भेज दिया जाएगा काउंसलिंग के बाद। महकमे मौसमियात ने जम्मू डिवीजन में जनूबी कश्मीर के इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया और पहाड़ों में तेज़ बर्फबारी होगी। जम्मू डिवीजन में मैदानी इलाकों में बरसात होगी जिससे टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट दर्ज किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट ने 9 जिले के लिए अलर्ट जारी किया है। 112 नंबर पर किसी भी तरह की मदद के लिए राब्ता करने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले 1 से 2 दिन के लिए वेदर एडवाइजरी जारी की है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 9 ज़िलों के लिए अलर्ट जारी किया है। कौन से हैं ये 9 ज़िले, आपके साथ मैं साझा कर दूं। दक्षिणी कश्मीर का हिस्सा जो है उसे इस अलर्ट में रखा गया है, वहीं चनाब वैली उसको भी इस अलर्ट में रखा गया है। उधमपुर, रियासी, जम्मू के प्लेन इलाके, राजौरी, ये तमाम ज़िले जो हैं इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि इस मौसम के जो बिगड़े जो सूरत हाल के बीच में कई जगह लैंडस्लाइड और मड स्लाइड हो सकती है, जिससे आवाजाही अवरुद्ध हो सकती है और हाईवेज़ का इस्तेमाल या फिर पहाड़ी क्षेत्रों के रास्ते का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए दिक्कत आ सकती है। ऐसे में साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले 102 दिन अगर ज़रूरी नहीं है तो इन तमाम इलाकों का आप ट्रैवल ना करें और अगर आप ट्रैवल करने की अगर आपको कोई ज़रूरत ही है तो आप 112 डायल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो ट्रैवल है उसे प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल एक लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में एक ड्राई स्पेल चल रहा है और ये पहले से ही एक अनुमान था कि 22 से लेकर 24 के बीच में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आएगा, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानों में बरसात होगी। पिछले 102 दिन का अगर हम टेम्परेचर देखें तो प्लेन्स में 19 से 20 और 21 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था, जो कि जनवरी का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है उसे देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जहां एक और पहाड़ा लुढ़केगा, वहीं पहाड़ों में 2 से 3 इंच तक बर्फ भी जम सकती है और ख़ास तौर पे रोड जो है काफ़ी स्लिपरी भी हो सकती हैं। तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की है, जिसके लिए 9 ज़िलों को जो है वो अलर्ट जो है वो इस समय आगे फॉरवर्ड किया गया है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। तेज तरक्की के दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर के कई गांव आज भी साफ पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है या फिर लड़ रहा है। कुलगाम जिले के बांगीवाड़ बाला खतान मोहल्ला इसका एक ताज़ा मिसाल है और मुकामी लोग पिछले कई साल से वाटर क्राइसिस का सामना करते हैं। इलाके में पीने की फराहमी के लिए और उसकी कमी की वजह से आम जिंदगी बुरी तरीके से मुतासर रहती है। लोगों का इल्ज़ाम है कि इस परेशानी को लेकर के उन्होंने कई बार जल शक्ति डिपार्टमेंट से रब्ता किया, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। लोगों का कहना है कि महकमे की लापरवाही के चलते उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, इन परेशानियों को झेलना पड़ता है। लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि खतान मोहल्ला और आसपास के इलाकों में जल्द से जल्द एटलीस्ट पीने का साफ पानी तो मुहैया कराइए। या जदीद दौरस मज तह बस्ती तम यम आब या पावर वर तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वुचन
कुलगाम पे बह फयाज जमाल भट्ट तुम वनो वनकस वत जिले कुलगाम हेड क्वार्टर तत पे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ये वन बंगवाड़ बाला तो ये बस्ती मज बह वनकस यह खटान महला अगर कत करो पीर पंचालुक पहाड़ तथ दामनस मज यह गाम आबाद ये लुको कोर फोन यम क्या जमा गमित वलो यमन सत करो कथन अस्सलाम वालेकुम क्या नाव तुहद वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया जनाब तुहद मोन आज नाव नज़ीर अहमद बिठ बह रोजान बिठ महला व खटान महला बंगवाड़ तुम जमा गई सर एहसास गई कम से कम 2017-18 मज आए हाकवास स्कीम तथ नाव GP हाकवास गुज्जर स्कीम बंगवाड़ बाला खटान महला तो तम सात आई सो स्कीम दिन टंकी बनाओ पाइप तो बिछाई पोस्ट तो गरम त्रिक तम पे जनामत 2 वरियन चो तमुक त्रेश सर 2 वुर गो गोब क्या स्कीम तम 2 इंच पाइप हकवास पे तुम दितमित जमीन पे तम फट तम मोकले खत्म गो नेस्त नाबूद फिर तम पे मज कुन कोल मज बरान तो वातन आब तम पे वोत तम टंकी वलिस सत रफड़ तुहद वसात गो तथ पे सू मसला हल तो बीचो वरियस आज गो बराबर अख वरी कि त्रेश ना कुन वरी पे ना कहें तम पे कोर बार बार एक्जन साहबस गुजारिश असिस्टेंट साहबस गुजारिश जय साहबस गुजारिश बराए करम अस दो त्रेश कतर कुन यमो दोप अहन आज पगह कल अत अंदो न कहें वस तान यह सख्ती आब बार सख्ती यमो गस अजाल गसन एक्जन साहबन दुत वारा बाद दोपन 1 हफ्तु दियो मोहलत मई पे वस तान सह हफ्ता आव न बराए करम अस आबुक मसला हल गसन बह एक्जन साहबस गुजारिश कर DC साहबस गुजारिश कर पन्न काबीना वजीर मोहतरमा मैडम जी सत गुजारिश कर कि बराए करम अस दित यह आबुक मसला हल कर दितो आब फिर कुन जाए क्या त्रेश दम चमाओ गंद नाल आब त्रेश चे गई बेमार ते सान जनान बड़ वनकन 2 किलोमीटर गुन आब नोट अन सह त्रेश पोसन यानी जन कि गंद नाल इस्तेमाल कर पे रन कर खेवन नज़ीर साहब मे वन तो अगर वंद हवाल कत करो शीन ज्यादा पेवन खास कर ये बस्ती हवाल अगर कत करो तक पहाड़स तलकन बस्तियन तो वंदस दौरान तो खास कर शिनस मज क्या तुम कर जनाब वंदुक अगर तुम बह वो यम सात 2 फुट 3 पेट पेन अस ना आब आसान कुनी अस सू आब पे शिनुक इस्तेमाल कर शीन वगलावन सह थवन दानस पे तो सू आब इस्तेमाल कर तमी सत रन कर खेवन तो त्रेश चवन खास कर नो एक्जन साहब तमिस वोन दोपन नज़ीर साहब सह कर 1 हफ्तु सबर जो पुराना है वो आपको भूल जाएगा तो पुराना भूलने के बजाय हम आज तक तरसा रहे हैं पानी की बूंद हमें कहीं से नहीं मिलती है जुआन चपर टंकी पतकिन पकान सानी जमीनों मज तो खास कर तम चाचम गुरी वारी पूरा पाइन बंगवाड़ खुरी बटपूरा तिमन गामन सह आब तो अस मजस थमित 5-6 महल खटान महल्ला बिठ महल्ला बट महल्ला वगे महल्ला बख्शी महल्ला यम 5 दरत पहाड़ियन हजाम महल्ला तक अस अम नश महरूम थमित अस सोच गुजारिश अस दितो तम सात वो यमो मे गो दिलस में यो कि एक्जन साहबन दोप पुराना भूल जाएगा नया देंगे मुझे ये यकीन था शायद नई स्कीम से ही हमें पानी दिया जाएगा मगर ना हमें नई से ना पुरानी से आज तक हम पानी के लिए तरसा रहे हैं बहुत सख्ती उठा रहे हैं बहुत सख्ती अल्लाह गवाह है कि आप देखिए हमारी इन बुजुर्ग बहनों को तरफ इनको हाथ में ये बर्तन लिए है पानी के लिए हमारे घरों के अंदर आप जाइए देखिए अगर कहीं कोई पानी का आपको गड़वा मिलेगा नाज़रीन मतलब इत पे नज़ीर साहब कत बोजन और नज़ीर साहबन वन कि ज्यादा सख्ती तुलान यूद वन कि गई जन कि MLA वनकस काबीना वजीर सकीना इतू साहिबा तिमन नश गई तो यूद वन कि तमो दुत महकमस पे लिखित और महकमन वोन कि अकिस हफ्तस अंदर अंदर दिमो तुह यह मसला हल कर और यूद वन कि सो 1 हफ्तु वन तवन कह तो यूद वन कि वंदस मज ज्यादा मुश्किल यूद वन कि यम जन कि सान मस्तूरात तिमन तह मुश्किल गसन यम सात तिमन दूर पेवन आब अन्य गसन मे सह ब्याक बुजुर्ग वो यम क्या वन अस्सलाम वालेकुम क्या नाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरा नाम बिलाल अहमद खटान है बिलाल साहब क्या मसलु यो आबुक ब्रोट नज़ीर साहब अर्ज कर दियो जनाब यम नए स्कीम 6 इंची और 4 इंची अम मज दियो जनाब अम ब्रोट ते आय वार सत करने मैडम जी नश गो नज़ीर अहमद जम तान ते गई लगभग वरी
लिहाजा करे तम ओन लेटर पे तमस निश जो डिपार्टमेंट तमो जनाब मोहतरम तमन चुना जनाब मेरे कहीं सोन जनाब मेरे आर इवन क्या लिहाजा सोन चु योही अर्ज डिपार्टमेंट मैडम जी जनाब मेरे डीसी साहब कि एस दी आप बस बाकी ना कहीं सोन योही गुजारिश सोन लकट लकट बची सोन यम बेन जनाब मतलब 6-7 फुट ये शीन पेवन एस योही शीन वर्गलावन एम कोई आप जनाब चवन एस जबरदस्त मुश्किलात मज सोन चु योही डिपार्टमेंट से गुजारिश कि एस दी आप बाकी ना तय बूझो बिलाल सबन कत बिलाल सबन यही वन कि वंदस मज असी पाई अस को मुश्किल पेवान तुलन और यह वन गुजारिश महकमस सत DC कोलगमिस सन कि ये इलाक MLA तो काबीना वजीर सकीना इतू साहिबास कि मेहरबानी कर सोन यह मसला हल युद वन यह कि ये सात मैडम सकीना इतूस नश गई तो तमो दिस लेटर मगर जन कि कंसर्न महकम सह ये चिठ पे गौर कर कह उम्मीद कि यह रिपोर्ट युथ कंसर्न महकमस ताम तो अत कंसर्न MLA ताम वात तो दो अमे रिपोर्ट सहुद यह मुश्किल दूर गस तो यह बच्चे तो यम यतिक नौजवान तो यतिक रोजन वाल दिन महकमस इंतजामियास दुआ मजीद खबरों खतर वो तुम जी जम्मू कश्मीर लद्दाख कुलगाम पे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख खतर बह फयाज जमाल भट्ट। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत बड़ी